अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज हमजा तारिक। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 का आर्टिकल नंबर 4.6 इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इंटर कन्वर्जन का क्या मतलब है? दो या दो से ज्यादा चीजों का एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाना इंटर कन्वर्जन कहलाता है। यानी आज हम पढ़ने जाएंगे कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। और इसी चीज का आज हम प्रूफ भी देखेंगे कि वाकई ही काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में और पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे। एक हमारे पास बॉडी है जिसका मास स्मॉल m है। एक बॉडी है जिसका मास स्मॉल m है और उसको ग्राउंड से एक खास हाइट स्मॉल h पर होल्ड किया गया है। यानी यहां पर इसको पकड़ा गया है और ये कितनी हाइट पर है? ग्राउंड से h हाइट पर है, या फिर दूसरे लफ्जों में ये फिर पॉइंट A पर मौजूद है। अब हम क्या करेंगे? इस बॉडी को यहां से रिलीज करेंगे तो ये बॉडी पॉइंट A से मूव करके पॉइंट B की तरफ आएगी और ये डिस्टेंस कितना कवर करेगी? उस डिस्टेंस को हम यहां यानी A से B तक का डिस्टेंस स्मॉल x से शो कर रहे हैं। फिर B से आगे ये C की तरफ आएगी तो B से C की तरफ B से C तक जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है? ध्यान से देखिएगा, A से C यानी ये डिस्टेंस टोटल h हाइट के बराबर है और उसमें ये A से B तक का डिस्टेंस x के बराबर है। टोटल डिस्टेंस h है और हमें सिर्फ उसमें से इतना डिस्टेंस चाहिए यानी B से C तक का। ये डिस्टेंस हम उसमें से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। यानी ये डिस्टेंस किसके बराबर है? टोटल हाइट माइनस ये वाला डिस्टेंस यानी h माइनस x। फिर से देखिएगा, हम एक बॉडी को जिसको पॉइंट A पर पकड़ के रखा गया है, h हाइट पर मौजूद है, इसको हम यहां से गिराएंगे और ये नीचे की तरफ आएगी और हम देखेंगे कि कैसे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। लेकिन इसके लिए हम दो केसेस कंसीडर करेंगे। पहला केस, यही एग्जांपल हम केस में लेंगे इन द एब्सेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन, यानी हम यहां पर एक आइडियल केस कंसीडर करने जा रहे हैं। यानी ड्यूरिंग मोशन यहां पर किसी किस्म की एयर फ्रिक्शन मौजूद नहीं है। तो पहला केस स्टार्ट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन। हम देखते हैं कि जब उस बॉडी को पॉइंट A पर रोक कर रखा गया यानी h हाइट पर रोक कर रखा गया तो उस वक्त उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A चेक कर रहे हैं हम यहां पर। पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? ध्यान से देखिएगा बेटा, mg मल्टीप्लाई बाय हाइट। पॉइंट A पर कितनी हाइट पर मौजूद है? वो h हाइट पर मौजूद है, तो यहां फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या बन जाएगी? mgh। इसको मैं कह रहा हूं इक्वेशन नंबर 1। अब देखते हैं इसी पॉइंट A पर इस बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है। अब क्योंकि पॉइंट A पर यह बॉडी मूव नहीं कर रही, यानी इस पॉइंट पर इसकी जो वेलोसिटी है जिसको मैं va से जाहिर कर रहा हूं वो 0 है। तो हमें पता है, अगर मैं यहां लिखूं काइनेटिक एनर्जी पॉइंट A पर वो इक्वल होगी 1/2 mva² के। लेकिन पॉइंट A पर तो वेलोसिटी की वैल्यू 0 है, वो मूव ही नहीं कर रहा। तो यहां पर जब इस va की वैल्यू को 0 पुट किया जाएगा, इसकी वैल्यू 0 पुट की जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी निकल आएगी? काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0। इसको बेटा मैं कह रहा हूं इक्वेशन नंबर 2। यानी पॉइंट नंबर A यानी पॉइंट A पर बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी mgh है और मूव ना करने की वजह से बॉडी की काइनेटिक एनर्जी 0 है। तो हम यहां इसको फिगर में मेंशन करते हैं, कि पॉइंट A पर बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mgh। और काइनेटिक एनर्जी कितनी है? काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पर 0 है। अब हम देखते हैं कि इस पॉइंट पर टोटल एनर्जी कितनी है। तो हमें पता है टोटल एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी पॉइंट A पर, टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये सम होता है काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का। अब पॉइंट A पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mgh। और काइनेटिक एनर्जी हमने कितनी फाइंड की है? इट इज 0। तो यहां से
टोटल एनर्जी यानी पॉइंट ए पर जो टोटल एनर्जी है उसकी वैल्यू यहां क्या हो रही है, mgh प्लस 0 इज इक्वल टू mgh। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, पॉइंट ए पर पोटेंशियल एनर्जी mgh है, काइनेटिक एनर्जी 0 है एंड टोटल एनर्जी एट द पॉइंट ए इज mgh। चलिए अब हम देखते हैं जब इसको यहां से अब रिलीज किया जाएगा, ये पॉइंट ए से बी की तरफ मूव करके आएगा, तो पॉइंट बी पर इसकी एनर्जीज की क्या सूरत हाल है। तो हम यहां हेडिंग देते हैं एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी। अब ये बॉडी पॉइंट ए से मूव करके बी तक आ चुकी है, यानी ये बी पॉइंट पर मौजूद है। तो देखते हैं बी पॉइंट पर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है mg मल्टीप्लाई बाय द हाइट। हाइट कौन सी, जो ग्राउंड से हाइट है पॉइंट बी की। अब देखें यहां पर बॉडी मौजूद है, ये पॉइंट बी ग्राउंड से कितने फासले पर है, ये कितनी हाइट पर है, h माइनस एक्स। तो ये हाइट है, तो इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, mg h माइनस एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड दिस इज 3। तो चलें अब हम चेक करते हैं पॉइंट बी पर उस बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है। तो पॉइंट बी पर काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे हम, 1/2 mv/b², यानी वो वेलोसिटी जो बॉडी के पास पॉइंट बी पर है। तो इसको मैं यहां, अब हमारे पास vb की वैल्यू नहीं है, तो हम सबसे पहले vb कैलकुलेट करेंगे। किस इक्वेशन को यूज करके, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, हम थर्ड इक्वेशन का सहारा लेंगे और यहां फाइंड करेंगे। थर्ड इक्वेशन के मुताबिक 2as इज इक्वल टू vf² माइनस vi²। अब इस इक्वेशन को अपनी सिचुएशन के मुताबिक थोड़ा सा मोल्ड करते हैं। क्योंकि ये बॉडी डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है, तो यहां एक्सेलरेशन a नहीं बल्कि g मेंशन करेंगे। अब यहां s डिस्टेंस है जो बॉडी ने कवर किया। बेटा बॉडी ने a से b तक का डिस्टेंस कवर किया, यानी a से b तक आई है, तो डिस्टेंस कितना है, x। तो मैं यहां s को रिप्लेस कर रहा हूं x से। इनिशियल वेलोसिटी जो हमारे पास है, इनिशियल वेलोसिटी बेटा इनिशियली हमने उस बॉडी को होल्ड किया हुआ था, यानी इनिशियली वो बॉडी मूव नहीं कर रही थी, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। और फाइनल वेलोसिटी यानी इस पॉइंट बी पर जो बॉडी की वेलोसिटी है, जिसको हमने vb का नाम दिया है, वो वेलोसिटी है, यानी यहां पर मैं मेंशन करता हूं vb का स्क्वायर। तो इसको यहां vb² माइनस vb, ये आ जाएगा vb² इंटू 2gx। अब ये vb² की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा, तो मुझे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं इसको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 m vb का स्क्वायर है और vb के स्क्वायर की वैल्यू है 2gx। 2gx, इस 2 से बेटा ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पॉइंट बी पर कितनी हमारे पास आई है, दैट इज mgx, और इसको मैं कह रहा हूं इक्वेशन नंबर 4। तो ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन नंबर 3 में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है किस पॉइंट पर, जो पॉइंट बी पर है, और इक्वेशन नंबर 4 हमें काइनेटिक एनर्जी के बारे में बता रही है कि पॉइंट बी पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी है। तो चलें ये दोनों हम इक्वेशंस वहां मेंशन करते हैं पॉइंट बी पर, कि पॉइंट बी पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh माइनस x, और काइनेटिक एनर्जी इस दफा 0 नहीं है, ये बढ़कर कुछ वैल्यू गेन कर चुके हैं, दैट इज mgx। चलें अब हम देखते हैं कि पॉइंट बी से अब बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, पॉइंट सी पर सूरत हाल क्या होने वाली है। तो हम अब मेंशन करते हैं यहां, लेकिन इससे पहले पॉइंट सी स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं पॉइंट बी पर टोटल एनर्जी कितनी है। तो यहां मैं मेंशन कर रहा हूं टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, तो हमें पता है टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब बी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी है, mgx, और बी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी है, mgh माइनस एक्स। हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी mgx प्लस
इस mg को अंदर मल्टीप्लाई करें, mgh, और यही mg जब इस x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस mgx। बेटा ये mgx इस mgx से कैंसिल हो जाएगा और टोटल एनर्जी इस पॉइंट पर यानी बी पॉइंट पर क्या फाइंड आउट हुई, mgh, और इसको मैं नाम दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 2 का। इक्वेशन नंबर 1 में टोटल एनर्जी कितनी है हमारे इक्वेशन नंबर 1 में, यानी पॉइंट ए पर टोटल एनर्जी mgh है और पॉइंट बी पर भी टोटल एनर्जी mgh है, यानी ए से बी तक आते वक्त टोटल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया। अब हम देखते हैं पॉइंट सी पर एनर्जीज की क्या सूरत हाल है। एट पॉइंट सी, अब एक इंपॉर्टेंट बात जो यहां पर नोट करने वाली है, ये जो पॉइंट सी है ये अर्थ पर नहीं है, अर्थ से थोड़ा सा ऊपर कंसीडर किया गया, यानी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड ये जो पॉइंट है सी यहां पर कंसीडर किया गया है, अर्थ से थोड़ा सा ऊपर है। अब वो बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, यानी मूव करके आ चुकी है, इस पॉइंट सी पर आ चुकी है, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी हम फाइंड करते हैं, पॉइंट सी पर पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि पॉइंट सी की जो हाइट है जमीन से इट इज नेग्लिजिबल, ये तकरीबन 0 के बराबर है, तो हम पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं, mg मल्टीप्लाई बाय हाइट, और हाइट पॉइंट सी की ना होने के बराबर है, यानी यहां पर मैं हाइट की जगह 0 पुट कर सकता हूं, तो पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट सी पर कितनी है, दैट इज 0, और ये इक्वेशन है मेरे पास इक्वेशन नंबर 5। अब फाइंड करते हैं काइनेटिक एनर्जी। पॉइंट सी पर काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, बिल्कुल उसी तरह हाफ mvc²। अब यहां से mvc² की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, बिल्कुल वैसे ही हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का सहारा लेंगे और उसके मुताबिक ये इक्वेशन है 2as इज इक्वल टू vf² माइनस vi²। बिल्कुल वैसे ही ध्यान से देखिएगा, 2g इस दफा यहां पर मैं मेंशन करने जा रहा हूं, ए की बजाय जी मेंशन कर रहा हूं क्योंकि ये वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा है, और डिस्टेंस इस बॉडी ने कितना कवर किया, बेटा इस बॉडी को यहां से रिलीज किया गया था, यानी पॉइंट ए से रिलीज किया गया था, और अब ये मूव करके पॉइंट सी तक आ चुका है, यानी इसने ए से सी तक डिस्टेंस h कवर किया है। तो हम यहां इस s को रिप्लेस कर रहे हैं इस h से। vf कौन सी वेलोसिटी है, जो पॉइंट c पर उसके पास है, तो हम इसको vf को vc² से रिप्लेस कर सकते हैं, और vi उसी तरह इनिशियली बॉडी रेस्ट पर थी तो इसकी वेलोसिटी कितनी यहां पुट होगी, दैट इज 0। तो vc² की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, vc² इज इक्वल टू 2gh। अब ये वैल्यू हम vc² की सब्स्टिट्यूट करेंगे इस काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन में, यानी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2m, और vc² की वैल्यू हमने अभी डिराइव की है, दैट इज 2gh। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पॉइंट सी पर आ जाएगी mgh, विच इज इक्वेशन नंबर 6। अब इक्वेशन नंबर 5 और 6 को देखते हुए हम पॉइंट सी पर इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी बेटा कितनी है हमारे पास, 0, पोटेंशियल एनर्जी 0 है, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है, mgh। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mgh। अब टोटल एनर्जी फाइंड करते हैं पॉइंट सी पर। टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी विच इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमारी mgh है, और पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट सी पर हाइट ना होने की वजह से 0 है, तो टोटल एनर्जी सी पॉइंट पर भी कितनी है, बिल्कुल वही जो पॉइंट ए और बी पर थी, यानी mgh, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब अगर हम इस पूरे सिनेरियो की तरफ ध्यान से देखें तो जरा इन 3 पॉइंट्स को गौर से देखिएगा बेटा। जब पॉइंट ए से बॉडी पॉइंट ए पर मौजूद थी तो उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी थी, mgh थी,
और जब रिलीज होकर बॉडी C पर आ गई है तो अब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू mgh है, यानी जो भी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू थी वो सारी कन्वर्ट होकर क्या बन चुकी है, काइनेटिक एनर्जी। और शुरू में देखिएगा काइनेटिक एनर्जी 0 थी, अब वही 0 क्या चीज हो चुकी है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो चुकी है, यानी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो चुकी है पोटेंशियल एनर्जी में। तो यहां से साबित हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। लेकिन जो तीन मेन इक्वेशंस मैंने बनाई हैं, टोटल एनर्जी, अगर हम तीनों पॉइंट्स पर टोटल एनर्जी की वैल्यू देखें तो उसमें किसी किस्म का चेंज नहीं आया। तो यहां से हमें पता चला कि काइनेटिक पोटेंशियल में तो चेंज हो सकती है और पोटेंशियल काइनेटिक में चेंज हो सकती है, बट पूरे सिनेरियो में जो टोटल एनर्जी की वैल्यू है उसमें किसी किस्म का चेंज नहीं आता। अब हम इस एग्जांपल को कुछ इस तरह देखेंगे कि ये वही मैस हमारे पास एक खास हाइट h1 पर मूव करता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है, यानी मूव करता हुआ h1 हाइट पर आया और उस वक्त उसकी वेलोसिटी v1 है। इस हाइट h1 पर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है और जैसे ही ये डाउनवर्ड मूव करेगा तो हमें पता है बॉडी जब भी नीचे की तरफ आती है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है, यानी नीचे की तरफ आते वक्त उसकी वेलोसिटी v1 से इंक्रीज करके v2 हो गई है। अब क्योंकि वेलोसिटी बढ़ी है तो इस केस में यहां से यहां तक आने में बॉडी की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हुई है। अब सवाल ये इंक्रीज किस तरह हुई है, इसमें ये जो गेन हुआ काइनेटिक एनर्जी का, इस बॉडी ने कहां से गेन किया? बेटा इस हाइट पर, ये हाइट काफी ज्यादा है, बॉडी के पास पोटेंशियल एनर्जी भी काफी ज्यादा थी। अब क्योंकि वो डाउनवर्ड मूव कर रही है और h2 हाइट पर आ गई है, यानी उसकी हाइट कम हो गई है और हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है हाइट पर। अगर हाइट कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम हो जाएगी, यानी इस केस में पोटेंशियल एनर्जी लूज हुई है, जाया हुई है। लेकिन जाया हुई है, जाया लफ्ज हम यहां लफ्ज यूज नहीं कर सकते, हम बोलेंगे कि ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है, यानी जितनी काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी जाया हुई है उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी जितनी पोटेंशियल एनर्जी यहां जाया हुई है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी हमने गेन कर ली है। तो यहां लफ्ज मैं लिख सकता हूं कि ऊपर से नीचे आते वक्त जितना लॉस हुआ है पोटेंशियल एनर्जी में, जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है उतना ही हमने गेन किया है। क्या? गेन इन काइनेटिक एनर्जी, उतनी ही उसने काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली है। तो सवाल यह है लॉस, ये लॉस जो पोटेंशियल एनर्जी में है ये कितना हुआ है? लॉस यानी कमी हो जाना, और कमी को हम चेंज का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आया है वो कितना आया है। h1 हाइट पर जो बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी थी दैट वाज mgh1, और यहां से डिक्रीज करके जब ये h2 हाइट पर आई तो ये पोटेंशियल एनर्जी इसकी कितनी हो गई? mgh2। ये है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो बॉडी में आया h1 हाइट से h2 हाइट तक मूव करने में। लेकिन इसी के साथ साथ ये जो इसने चेंज इसकी पोटेंशियल एनर्जी में आया जो कि लॉस की शक्ल में आया, कमी की शक्ल में आया, यही जो लॉस है ये किसकी गेन में कन्वर्ट हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी के गेन में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस पॉइंट पर बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा है बनिस्बते इस वेलोसिटी के, तो यहां इस पॉइंट पर बॉडी की वेलोसिटी कितनी है? 1/2 m v2 का स्क्वायर माइनस 1/2 m v1 का स्क्वायर। ये वो चेंज है काइनेटिक एनर्जी का जो बॉडी ने यहां से यहां आते वक्त गेन किया है या काइनेटिक एनर्जी में इजाफा हुआ है। यहां से कॉमन क्या आएगा हमारे पास? mg इंटू h1 माइनस h2, और यहां से 1/2 m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ये इक्वेशन वैलिड है सिर्फ तब जब हमने कंसीडर किया हुआ है कि वहां किसी किस्म की एयर फ्रिक्शन नहीं है। तो अब हम चलते हैं इसके सेकंड केस की तरफ, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन। अब हम देखते हैं इसका सेकंड केस, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन, जो कि एक प्रैक्टिकल केस यानी नॉन आइडियल केस है। अब हम देखेंगे कि इसी बॉडी को
अगर ए पॉइंट से रिलीज किया जाए बट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन, यानी वहां पर हवा की फ्रिक्शन या रेजिस्टेंस मौजूद है, तब जैसे पिछले वाले केस यानी आइडियल केस में हमने देखा था कि जितनी पोटेंशियल एनर्जी लूज हुई थी वो सारी की सारी क्या बन गई थी, किस में कन्वर्ट हो गई थी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई थी। लेकिन इस दफा ऐसा नहीं है। इस केस में सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होने वाली। क्यों नहीं होने वाली? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का कुछ हिस्सा हवा की रेजिस्टेंस के खिलाफ वर्क करने में सर्फ हो जाएगा। यानी ये बॉडी जब नीचे की तरफ आ रही है तो नीचे आते वक्त इसको हवा की फोर्स का सामना करना पड़ रहा है। अब उस हवा की फोर्स पर ओवरकम करने के लिए या हवा को साइड पर करने के लिए ये बॉडी फोर्स लगाएगी, ये बॉडी वर्क करेगी। दूसरे लफ्जों में तो वर्क कितना करेगी? अगर सपोज करें वो जो फ्रिक्शन की फोर्स है हम उसको स्मॉल एफ कह ले, तो ए पॉइंट से सी पॉइंट तक आने में उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, हम उस डिस्टेंस को यहां पर जो हमने कंसीडर किया हुआ दैट इज एच। तो एफ मल्टीप्लाई बाय एच ये वो वर्क डन है जो बॉडी ने फ्रिक्शन की फोर्स के अगेंस्ट किया। यानी हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी थी नीचे आते वक्त वो पोटेंशियल एनर्जी दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। पहला हिस्सा कौन सा है? वो जो काइनेटिक एनर्जी गेन की उसने वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। और जो सेकंड पार्ट है वो पोटेंशियल एनर्जी का कुछ हिस्सा एयर फ्रिक्शन के खिलाफ वर्क करने में लूज हो गया या फिर सर्फ हो गया। तो हम यहां इस दफा लिख सकते हैं कि जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है, इस दफा जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ है वो जो लॉस है वो दो हिस्सों में कन्वर्ट हुआ है, दो चीजों में कन्वर्ट हो गया है। पहला क्या है? गेन इन काइनेटिक एनर्जी। गेन इन काइनेटिक एनर्जी यानी वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, बट सारी की सारी नहीं, कुछ हिस्सा हवा की फ्रिक्शन के खिलाफ वर्क करने में भी सर्फ हो गया। यानी यहां पर मैं लिख सकता हूं प्लस वर्क डन अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन। वर्क डन अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन यानी ये जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी थी ये कुछ हिस्सा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया और रिमेनिंग पार्ट जो है उसका एयर रेजिस्टेंस के खिलाफ वर्क करने में सर्फ हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी उस पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट पर उसके पास कितनी थी जो उसने लॉस की है? दैट इज mgh इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी जो बॉडी ने गेन की है उसको यहां पर मैं लिख रहा हूं 1/2 mv² प्लस फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क कितना किया है उसने, दैट इज F मल्टीप्लाई बाय H। यहां पर F वो फ्रिक्शन की फोर्स है और H वो डिस्टेंस है जो बॉडी ने पॉइंट A से पॉइंट C तक कवर किया। तो ये वो इक्वेशन है जो पोटेंशियल एनर्जी की कन्वर्जन शो करवा रहा है इन द काइनेटिक एनर्जी एंड द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, जो कि आइडियल केस की इक्वेशन से काफी मुख्तलिफ है। चैप्टर नंबर 4 का लास्ट आर्टिकल जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपके एग्जाम्स में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नाम से भी आता है। कंजर्वेशन का लफ्ज हमें पता है, इससे पहले हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ चुके हैं। कंजर्वेशन का मतलब है किसी चीज का महफूज रहना यानी तहफ्फुज में रहना। महफूज रहना मतलब यानी किसी भी चीज का जाया ना होना, ना ही एक्स्ट्रा चीज का किसी चीज में ऐड हो जाना। इस लॉ के मुताबिक, इसके स्टेटमेंट के मुताबिक जो एनर्जी है हमारे पास, ना तो उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और ना ही उसको क्रिएट किया जा सकता है, बट एनर्जी को उसकी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसा कि हमने इससे पिछले वाले आर्टिकल की एग्जांपल में देखा था कि खास हाइट पर बॉडी के पास पोटेंशियल एनर्जी थी, जब उस बॉडी को रिलीज किया गया तो बॉडी डाउनवर्ड आते वक्त उसकी वही पोटेंशियल एनर्जी जाया नहीं हुई थी, बल्कि वही पोटेंशियल एनर्जी दो पार्ट्स में कन्वर्ट हो गई थी। और वो दो पार्ट्स क्या थे? वो दो पार्ट्स भी एनर्जी ही थे, यानी एक काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया और कुछ हिस्सा उसका हवा के यानी एयर फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन में कन्वर्ट हो गया, यानी एनर्जी जाया नहीं हुई। तो यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। हां, इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। और आपने उस एग्जांपल में देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक और वर्क में कन्वर्ट तो हुई थी, बट हर पॉइंट पर, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी पर जो टोटल एनर्जी की वैल्यू थी वो कांस्टेंट रही थी, यानी टोटल एनर्जी की वैल्यू सेम रहती है, उसमें किसी किस्म का चेंज नहीं आता। तो आइए देखते हैं इसकी स्टेटमेंट
कुछ इस तरह है, द एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड, हाँ इसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है फ्रॉम वन काइंड ऑफ एनर्जी, एनर्जी की एक काइंड से इनटू अनदर काइंड, दूसरी काइंड में, और जो सिस्टम की या बॉडी की टोटल एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, उसमें कोई कमी या कोई इजाफा नहीं होता। अब हम चलते हैं एनर्जी की सबसे मेन टाइप की तरफ जो कि मैकेनिकल एनर्जी है। मैकेनिकल एनर्जी की कंजर्वेशन की तरफ नजर डालते हैं। मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास क्या है, हमें पता है, हम 9th क्लास में लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है। ये वो एनर्जी है जो एक बॉडी प्रोसेस करती है काइनेटिक एनर्जी यानी अपने मोशन की वजह से और अपनी पोजीशन यानी पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। तो मैकेनिकल एनर्जी को हम कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू द सम ऑफ, ये सम के बराबर है, समेशन के बराबर है, किस किस का सम है, काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का, यानी किसी भी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मिलकर बॉडी की मैकेनिकल एनर्जी बनाते हैं। अब यहां पर भी यही केस होगा जैसे कि लास्ट एग्जांपल में हमने डिस्कस किया था कि पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, बट टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉडी वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो यहां हम लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज इनटू पोटेंशियल एनर्जी, और इसी तरह इसी का ऑपोजिट पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी, बट जो टोटल एनर्जी है बॉडी की, टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। अब इसी चीज को हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी या फिर टोटल मैकेनिकल एनर्जी ये किसके बराबर है, इज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, और ये जो टोटल एनर्जी है ये हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, ना ये जाया होती है और ना इसमें एक्स्ट्रा अमाउंट पैदा होती है। तो ये था हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। याद रखिएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की स्टेटमेंट नॉर्मली इससे पिछले वाले आर्टिकल यानी इंटरकन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी में पूछी जाती है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन उस लॉन्ग क्वेश्चन के साथ अटैच किया जाता है, यानी स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी also discuss the interconversion of kinetic energy and potential energy। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो एनर्जी नॉर्मली जो हमारी डेली लाइफ में जो एनर्जी कन्वर्जन है, मिसाल के तौर पर हमने एक बॉल को एक खास हाइट से नीचे की तरफ फेंका, अब खास हाइट पर उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, वो पोटेंशियल एनर्जी अब नीचे जाते वक्त काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है, और काइनेटिक एनर्जी जब बॉडी के पास थी और वो जब सरफेस ऑफ अर्थ से टकराई तो कुछ मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी थी वो साउंड में और हीट में कन्वर्ट होगी। अब नॉर्मल केसेस में मोस्टली जो हमारी एनर्जी है वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है। मिसाल के तौर पर जैसे मशीन्स वर्क कर रही हैं, मशीन्स के पुर्जों के दरमियान जो फ्रिक्शन की फोर्स है उस फ्रिक्शन के नतीजे में भी हीट पैदा होती है, यानी हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी जो एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्म होती है इनटू हीट, और वो हीट कहां जाती है, वो हीट ट्रांसफर हो जाती है एनवायरनमेंट में। अब अगर देखा जाए तो टोटल एनर्जी अब भी कंजर्व्ड है, यानी वो हीट अभी भी एनवायरनमेंट में मौजूद है, जाया नहीं हुई, वहां पर मौजूद है। बट प्रॉब्लम ये है कि अब वो जो एनर्जी एनवायरनमेंट में चली गई है वो एनर्जी अब हम यूज नहीं कर सकते। हम ये लफ्ज बोल सकते हैं कि एनर्जी जाया तो नहीं हुई, एनर्जी कंजर्व्ड है, बट यूजफुल एनर्जी जिनको हम पहले इस्तेमाल कर सकते थे अब वो एनवायरनमेंट में चली गई है, तो यूजफुल एनर्जी की अमाउंट हमारे पास कम हो गई है। तो अब जरूरत इस बात की है कि एनवायरनमेंट में जो एनर्जी जा रही है, जो एनवायरनमेंट में एनर्जी हीट की शक्ल में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, जिसकी वजह से हमारी एनर्जी यूजफुल कम हो रही है, उस एनर्जी की कमी को पूरा करने के लिए हमें मजीद सोर्सेज ऑफ एनर्जी डेवलप करने पड़ेंगे।